नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और अब बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी के एकदम नजदीक हम पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सारे देश में पहले चरण की वोटिंग में अब हम कहेंगे सिर्फ दिन नहीं घंटों की श्रेणी में वक्त बचा है। प्रचार के लिए यह अंतिम आर है, लास्ट आर, अंतिम घंटा। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है प्रथम चरण की। 17 अप्रैल यानी आज शाम को 5 बजे, अब से कुछ ही देर बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। 19 तारीख को पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट बस्तर और मध्य प्रदेश के 6 सीटें भी शामिल हैं। कुल 7 चरणों के चुनाव के बाद नतीजे तो आएंगे 4 जून को, लेकिन 24 के महासमर में आम चुनाव के नतीजे यानी जनादेश सामने आए, इसके पहले यह जानने का प्रयास हमने किया है कि आज की स्थिति में जनता के मन में चल क्या रहा है। प्रचार के बाद, मैनिफेस्टोज के बाद क्या कोई इसमें फर्क आया? IBC 24 ने जनता यानी आपका मूड, आपकी राय जानने के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर महा ओपिनियन पोल किया है, जिसके तहत हमने कुछ सवाल पूछे और इनके जवाबों से आंकड़े उभरे हैं और इन आंकड़ों से जनादेश की झलक दिखाने वाली एक तस्वीर बनती। तो बिना देर के शुरू करते हैं इस लास्ट आवर में पहले चरण के प्रचार के अंतिम घंटे में ठीक पहले इस बेहद खास ओपिनियन पोल पर, सवाल पर और उससे उभरी हुई तस्वीर पर विस्तार से एक एक करके एक सवाल पर हम बातचीत करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। तो हम एक एक करके सवाल आपके समक्ष रखेंगे। उन सवालों पर आपने जो जवाब दर्ज किए हैं उससे बना आंकड़ा भी आपको बताएंगे। और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ में स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही चुनिंदा जनप्रतिनिधि श्री चंद सुंदरानी साहब, जो चुनाव फाइट भी कर चुके हैं और अभी चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शैलेंद्र पटेल साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को नमस्कार है, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपको भी नमस्कार। और ये जो प्रश्न हमने पूछे हैं और इससे जो तस्वीर उभर रही है, इस पर पैनल में एक्सपर्ट के तौर पर और भी तमाम लोगों के कमेंट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे सहयोगी अविनाश कर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो आपको इस पूरी पिक्चर में क्या सवाल और उससे आंकड़ा जो उभरा है, मिला है, वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो हमारी पूरी टीम तैयार है प्रथम चरण के इस अंतिम घंटे वाले प्रचार के दौर में। जो हमारे सवाल हैं, उन सवालों की रोशनी में बनने वाले आंकड़े क्या हैं, इसके बारे में चलिए सबसे पहले बिना देर किए आपको बताते हैं कि जो हमारा महा ओपिनियन पोल है उसका पहला प्रश्न क्या है। आप देखें, लोकसभा चुनाव में मुद्दों के आधार पर वोट करने की अपील सभी दल कर रहे हैं। मैनिफेस्टो सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके पहले जब मैनिफेस्टो नहीं आए थे तब से हमने ये पूछा कि लोकसभा चुनाव में इस बार के बड़े मुद्दे क्या हैं। लोकसभा चुनाव के वे बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप यानी आम जनता वोट करेगी, अपने वोट देगी। तो लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं, इस पर जनता के जो भी जवाब आए हैं उनसे बने आंकड़े भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सीधे मैं रुक करूंगा मेरे साथी अविनाश कर का। अविनाश, आ रहे हैं आपके पास, बताएं जरा क्या आंकड़ा मिला है। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं और किस विषय पर यह चुनाव लड़े जाएंगे, दरअसल यह सबसे बड़ा सवाल है पुनीत जी। और इसी पर सबसे पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा था वो यही था कि लोकसभा चुनाव के आधार पर सबसे बड़ा मुद्दा आखिर है क्या। तो आपके स्क्रीन के सामने ये वो आंकड़े नजर आ रहे हैं जिसके आधार पर यह पता चल रहा है कि विकास जो मुद्दा है, ये 41% लोगों ने यह कहा है कि 41% लोग विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे, जबकि महंगाई और बेरोजगारी 35% लोग ये कहते हैं कि 35% लोग महंगाई और बेरोजगारी को इस लोकसभा चुनाव का मुद्दा मानते हैं। आंकड़े के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा 18% लोग मानते हैं कि इस 2024 किरण में राम मंदिर का जो मुद्दा है ये 18% लोग इसे मुद्दा मानते हैं, जबकि जातिगत जनगणना जिसका दावा लगातार विपक्ष कर रही है, केवल 4% लोग इसे लोकसभा चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं, जबकि परिवारवाद जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव है, केवल 2% लोग इसे इस चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं। पुनीत जी,
बिल्कुल ठीक है अविनाश। तो ये आंकड़े हैं आपके अपने ओपिनियन पोल में दिए गए ओपिनियन के आधार पर बने हुए। सबसे पहले मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं, मैं पहले चलूंगा रवि जी के पास में। रवि सर, एक तरफ है एग्रेसिव प्रचार का दौर जो हमने फर्स्ट फेज के लिए देखा, और इसमें आप देखें जिन मुद्दों को पार्टियां आरोप का आधार बना रही हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो चाहे परिवारवाद हो, दोनों पक्षों के, उस पर सबसे कम जनता का प्रतिशत मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है पुनीत की। अगर हम देखें कि जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो विकास के ऊपर है, और ये एक अच्छी बात है कि जनता अब इस बात के लिए जागरूक हो गई है कि वो वोट उस व्यक्ति को या उस पार्टी को देगी जो कि जनता के विकास के लिए बात करेगा। ये एक अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, बेरोजगार और महंगाई जो दूसरे नंबर पर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता जागरूक है और वो चाहती है कि वो एक ऐसी सरकार बनाए जो बेरोजगारी दूर करे, महंगाई कम करे, तो एक ये अच्छा रुख नजर आता है कि अब जातिवाद जैसा मुद्दा, परिवारवाद जैसा मुद्दा ये पीछे रह गए हैं। और आज चूंकि रामनवमी है और सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी, और जो राम वाला मुद्दा है वो तीसरे नंबर पर है, तो ये एक ऐसी भावना थी जो पूरे देश में थी। मंदिर बना, आज रामनवमी में सूर्य तिलक हुआ, सबने देखा उसका, तो वो मुद्दा एक जरूर डबल डिजिट में है। लेकिन जो दो बड़े मुद्दे हैं वो अगर जनता उनको ज्यादा वोट दे रही है, तो मैं ये समझता हूं कि एक ये पॉजिटिव बात है जो कि जनता सही समझकर इस पर वोट देना चाहती है। और इस पर पार्टियों को भी जरूर विचार करना चाहिए कि वे जिन मुद्दों पर एक दूसरे को घेर रहे हैं उस तरफ सबसे कम असर दिखाई पड़ रहा है, प्रतिशत इस बात के गवाह हैं। सुंदरानी साहब, आप ही से शुरू करता हूं। आप देखें जिस परिवारवाद को आप लेकर लगातार पार्टी को घेरते हैं उस पर सबसे कम प्रतिशत है, और जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि विकास कोई मुद्दा नहीं बनाते, विकास पर बात नहीं करते, उस पर जनता का सबसे बड़ा 41% का फोकस है। निश्चित रूप से पुनीत जी, जनता बहुत ही जागरूक है। अगर वो बात कर रही है महंगाई के मुद्दे पे या 41% विकास के बात को ध्यान दे रही है, तो निश्चित रूप से 41% जो विकास का मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। राम मंदिर के 18% अगर आपके सर्वे में दिखा रहा है, हालांकि मैं इस सर्वे से सहमत नहीं हूँ, राम मंदिर का मुद्दा हर भारतीय के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, और ऐसे में मात्र 18% तो दिखना शायद मुझे लगता है कहीं न कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। लेकिन चलिए, आपकी राय हो सकती है इसमें, नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी मेरी निजी राय है, क्योंकि मैं लेकिन ये ऑनलाइन सर्वे है। मैं फिर से दोहरा दूं कि ये सवाल जब हमने अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछा, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों की राय पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। उधर से उन्होंने जो भी बटन दबाए या जो भी अपनी राय प्रकट की, वो यहाँ डेटा में फौरन शो होती है। आप अपनी बात रखें। निश्चित रूप से मैं इस आपके सर्वे पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कई बार ऑनलाइन डिजिटल माध्यम जो अपनाया जाता है, आम आदमी उसमें शामिल नहीं हो पाता। अपनी भावनाएं रखने के लिए कुछ ही लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जी। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको ज़मीनी हकीकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटिमेंट्स, जनता का जो मन है उसमें ये वाला मुद्दा कहीं ज्यादा असरदार है, इसका प्रतिशत और बड़ा होगा ज्यादा अगर फिजिकली अगर ऐसा होता है तो। चलिए मैं इस पर एक कमेंट और ले लूं। कांग्रेस पार्टी से भी पूर्व विधायक महोदय जुड़े हुए हैं। आप बताएं शैलेंद्र पटेल साहब, मुद्दा जो जनता के जहन में चल रहा है वो आपके सामने आंकड़ों में दिख रहा है। राम मंदिर पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं जो 18% दिख रहा है, और जो आपके पसंद का, राहुल जी के पसंद का मुद्दा है उस पर भी केवल 4% लोगों की सहमति दिख रही है कि हाँ ये मुद्दा हो सकता है। पुनीत जी, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, आपके दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज का ये पावन पर्व है, और इस पावन पर्व के मौके पर प्रजातंत्र का पर्व भी चल रहा है, जिसकी आज प्रचार का आखिरी दिन है। परसों लोग अपने भविष्य के लिए वोट देने जा रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपका ये अलग विषय है, अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, कई बार हम सर्वे से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, एक अलग विषय है, लेकिन जो सामने हम उसी पर आज बात कर रहे हैं जो आप सामने लेकर आए।
आज 76% आपने जो दिया विकास और महंगाई और बेरोजगारी को दिया। निश्चित रूप से विकास और महंगाई कंट्रोल की बात करें या बेरोजगारी की रोकथाम की हम बात करेंगे तो ये काम जो सत्ता में रहते हैं उन लोगों का होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट देने के बाद हम सत्ता चुनते हैं और जिनको सत्तासीन करते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें विकास की राह पर आगे बढ़ाएं, हमारी महंगाई कम करें, हमारी बेरोजगारी को कहीं ना कहीं कम करें। लेकिन आपके जो सर्वे आए उसमें 35% लोग कह रहे हैं कि आज भी महंगाई की मार है, आज भी बेरोजगारी है। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आधे से थोड़े कम लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं और उसको सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं तो मैं मध्य प्रदेश के सिनारियों में बात करूंगा कि जहां पे इन 6 जगह चुनाव हो रहे हैं, देश में तो 102 जगह हो रहे हैं, सीधी, शहडोल और जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। वहां के हम पिछले 10 सालों से तमाम लोगों से थोड़ी प्रिसाइज अपनी बात रखिएगा। 9 सवाल हैं और 9 सवालों से बने डेटा पर हमको अभी लिमिटेड टाइम में बात करनी है। सब पर मैं चाहता हूं कि आपकी राय आ पाए, लेकिन आपकी बात का जी स्टेक निकल गया कि जो आप एक बड़ा प्रतिशत देखते हैं ये जनता के असल मुद्दे और इन पर कांग्रेस लाना चाहती है। पर मैं फिर कहूंगा कि जिन पर आप भी घेरते हैं, बड़े नेताओं का ध्यान है, उस जातिगत जनगणना के आंकड़े को भी अवश्य ध्यान में रखें। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, फिर पुनः आप सबके पास में आऊंगा और एक एक राय का दौर जरूर हम लेंगे। देखिए, आप जो दूसरा प्रमुख सवाल, कांग्रेस के कौन से वायदे पर वोट देना जनता पसंद करेगी, कांग्रेस के कौन से वायदे पर वोट देंगे, सवाल नंबर 2। सीधे लिए चलते हैं आपको अपने सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश, बताएं क्या उत्तर है। तो कांग्रेस के कौन से वो वादे हैं जिस पर जनता उन्हें वोट करेगी? दरअसल सवाल यही है क्योंकि 10 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है और ये आंकड़े हैं। तो SC ST के लिए उप बजट का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है, लगातार इसी विषय पर भी बातचीत करेंगे। यह भी मुद्दा रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि आखिर यह भी सवाल है कि क्या एनडीए की सीटें 400 पार होंगी। कई सवाल हैं पुनीत जी जिस पर लगातार बात करेंगे और हमारा सर्वे जो है वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो कांग्रेस के कौन से वायदे के ऊपर वोट दिया जाएगा, इस पर हम आपको आकर के एक डेटा बताने वाले हैं। लेकिन ये निश्चित मान करके चलें, कांग्रेस के प्रतिनिधि से पहले जरा एक छोटी सी, शैलेंद्र जी आप बताएं, ऐसा कौन सा वायदा, आपने अब की बार 5 न्याय 25 गारंटियां दे दी, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जनता के बीच आपने पूछ करके अपने मैनिफेस्टो में बातें रखने का दावा किया, क्या सेंटिमेंट है जनता का आपके मुताबिक? क्यों कांग्रेस के पक्ष में, किस वायदे या किस मुद्दे पर आपके पक्ष में वो होगी? देखिए, हमारा देश किसानों का देश है। 70% से भी ज़्यादा आबादी आज भी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, किसानों की आय दुगनी की बात कही गई है। स्पष्ट राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम MSP का प्रावधान करेंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके किसानों को न्याय दिलवाएंगे और जो भी लूप होल्स हैं, चाहे फसल बीमा में जो लूप होल्स हैं, जो मंडियों में लूप होल्स हैं, उनको दूर करके किसानों को सशक्त बनाएंगे। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही 30 लाख रोजगार हम लोगों को देंगे सरकारी रोजगार में। 2 करोड़ का वादा किया लेकिन हुआ नहीं। सीधा 30 लाख रोजगार हम सरकारी जो कि खाली पड़े पद हैं उन पे देंगे। ये 2 मुद्दे अपने आप में सबसे अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो हमारी 5 गारंटी हैं, जिसके लिए है, मजदूर के लिए है, किसान के लिए है, नारी के लिए, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आपने बड़ा स्लाइड पूछा है कि ये 2 मुद्दे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। रवि जी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी हमने देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया, लेकिन अगर प्रिसाइजली बीजेपी के सामने कांग्रेस के मुद्दों को आप देखें तो आपको क्या लगता है किन विषयों के ऊपर जनता उनके साथ गई होगी या वायदे चुने होंगे? देखिए, जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रखा, उन्होंने गारंटियों के नाम पे रखा है। गारंटी मोदी की भी चल रही है। जो उन्होंने 5 बड़े जो रखा है कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो उसमें और एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की उन्होंने बात कही है, नौकरी देने की युवाओं को बात कही है, महिलाओं के जो स्पेसिफिक नहीं है, जो 1 लाख रुपए देने की बात कही है। तो काफी आकर्षक लुभावने उन्होंने वादे किए हैं और अब हम देखना होगा कि जो हमने ये सर्वे किया है उसमें जनता ने किसको पसंद किया। चलिए, हमारे साथ में सुंदरानी साहब ही। सुंदरानी साहब, आपने भी अपने वायदे दिए जी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने वायदे दिए, आपने उनका भी मैनिफेस्टो देखा, कोई कमेंट करना चाहेंगे? उन्होंने गारंटी आपकी है मोदी जी की तरफ से, उनकी गारंटी है न्याय के हिसाब से। देखिए आदरणीय पुनीत जी, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पे जनता का विश्वास है। हमने बहुत सारी घोषणाएं किया और 10 साल काम करके दिखाया है।
जो कहा है वो पूरा किया है। आज भी अगर गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है और आगामी 5 साल तक मिलेगा और पिछले 3 साल से 4 साल से मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास है। हम किसानों को जो राहत दे रहे हैं, एमएसपी के मामले में हमने जो निर्णय लिया है वो भी हम पूरा करेंगे, ऐसा जनता का विश्वास है। कांग्रेस के जो वादे हैं, चाहे वो महिलाओं के मामले में 1 लाख रुपए साल का देने की बात हो या अन्य अन्य जो भी इन्होंने वादे किए, इनके वादों पे जनता का भरोसा नहीं है। लेकिन अब जरा लीडरशिप इसकी, चलिए अब जरा आपने जो अभी बात की, क्या ऐसा ही रिफ्लेक्ट होता है इस ओपिनियन में भी? आपको फिर से अविनाश के पास लिए चलेंगे। अविनाश बताएं, आपके पास डेटा आ गए होंगे, थोड़ी सी हमको विलंब लगा इस डेटा को संकलित करने में, बताएं आप थोड़ा दिखाएं। बिल्कुल पुनीत जी, जैसा कि रविकांत मित्तल सर ने भी कहा कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस ने भी अपने 5 न्याय और 25 गारंटी दी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को कौन से वादे पर वोट पड़ सकते हैं और कौन से वादे पर वोट मिल सकते हैं। आंकड़ों के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं और कौन से मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी जनता को रिझा सकती है। SC/ST वर्ग के लिए उप बजट का जो प्रावधान का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, 14% वोट कांग्रेस पार्टी को इस आधार पर मिल सकते हैं, जबकि MSP को कानूनी दर्जा देने का, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बिंदुवार लागू करने की जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके आधार पर भी 17% वोट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं। मनरेगा श्रमिकों को 400 रुपए देने का वादा, 12% ये वो वोटर्स हैं जहां पर इधर जा सकते हैं, जबकि 30 लाख नई नौकरी रोजगार का वादा लगातार हमने किया था। 35% वोट जो जनता है वो कांग्रेस को इस आधार पर वोट देगी, जबकि 22% लोग गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का जो वादा था, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैतारी वंदन जो गेम चेंजर साबित हुआ था, हो सकता है कि 22% जो कांग्रेस को मिलने वाले वोट हैं वो इस 1 लाख प्रति साल के जो 1 लाख रुपए देने का जो वादा महिलाओं को किया है, इस पर हो सकता है पुनीत जी। तो सबसे बड़े 5 वायदों में आप प्रतिशत देखें तो युवा और महिलाएं, ये दिखाई पड़ता है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया शैलेंद्र पटेल साहब आपकी मैं चाहता हूं, जो आपने सोचा, जो आपने कहा और अब ये जो आंकड़े हैं मेल खाते हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने जो आपसे कहा था कि 30 लाख नौकरी और MSP का वो अपनी जगह है, SC/ST के लिए और महिलाओं के लिए राहुल जी ने पूरा करके पूरे देश का मूड जानकर न्याय योजना बनाई है, उसी के अंतर्गत अपने मैनिफेस्टो किया है, वो आपके सामने है। मैं पूरी तरीके से ये मानता हूं कि जो रोजगार की कमी पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर आई है, उससे कहीं ना कहीं युवा परेशान है और किसानों को जो उचित भाव मिलना चाहिए उससे एक जनमानस में एक भावना है। तो उसी बात महिलाओं को जो 1 लाख रुपए देने की बात की, क्योंकि महंगाई से निपटना इतना आसान नहीं है। कम से कम महिलाओं को 1 लाख रुपए 8,500 रुपये महीने मिलेंगे, निश्चित रूप से एक गरीब परिवार को उससे सहायता मिलेगी। तो आपने अपनी बात रख दी। और श्रीचंद सुंदरानी साहब, अब एक छोटा सा कमेंट आप भी अपना रख दें। आप देखें, आप कहते हैं कि इस गारंटी पर कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन इसमें भी एक बड़ा प्रतिशत देखें यूथ वाला है, महिलाओं वाला है। एक आपने जो 2023 के चुनाव में दांव खेला था महिलाओं के ऊपर, उससे कहीं बड़ा 1 लाख रुपए सालाना वाला, वो एक गारंटी के तौर पर कांग्रेस का वायदा है। देखिए आदरणीय पुनीत जी, मैंने आंकड़ों को देखा है। महिलाओं के मामले में 25% लोगों ने वोट देने की बात की है। इसका मतलब 75% महिलाएं इस वादे पे विश्वास नहीं करती ना, 25% जनता विश्वास कर रही है। और विशेषकर वे लोग जो कांग्रेस के मूल मतदाता हैं, वे उन्हीं का विश्वास है। बाकी मुद्दों पे भी देखिए 14, 17, 12 और 35% की बात है, तो बड़ा वोट कहाँ प्रभावित हो रहा है इन वादों से। चलिए ठीक है, आप दोनों की अपनी अपनी राय है और आप दोनों ने कहा कि ये वो वादे हो सकते हैं, इन वायदों के आधार पर हम चुनाव मैदान में गए हैं और चुनाव मैदान में अगर इन वायदों के आधार पर जाते हैं तो आज की तारीख में जनता क्या ओपिनियन देती है, क्या अपना एक तरीके से मत उन्होंने प्रकट किया है इन वायदों के रोशनी में, ये आप देख रहे हैं आंकड़ों के आधार के ऊपर। अगले सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, पहले चरण के ठीक पहले आपने दोनों पक्षों के वायदे सुन लिए, तो हमारा अगला सवाल अब बीजेपी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे वायदे हैं जिस आधार पर जनता वोट कर सकती है?
भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया है, मोदी की गारंटी दी है, संकल्प पत्र के तौर पर देश के सामने अपना विजन प्रकट किया है। तो बीजेपी के ऐसे कौन से वायदे हो सकते हैं जिस आधार पर जनता वोट दे? इस पर अभी क्या ओपिनियन है और इससे क्या आंकड़ा बन रहा है? मेरे सहयोगी अविनाश के पास आपको लिए चलता हूं। अविनाश, तैयार हैं आप? तो बताएं। जी पुनीत जी, कांग्रेस के 5 गारंटी और 25 न्याय के बाद सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन से वादे जो बीजेपी के हैं उस पर वोट पड़ने जा रहे हैं, जनता उनको देगी। हमारा ओपिनियन पोल कहता है, आंकड़ों के सामने हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के कौन से वादे पर वोट पड़ेंगे। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन का जो वादा है, 8% ओपिनियन इस पक्ष में है। 3 करोड़ लखपति दीदी का जो वादा है, जिसे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, 5% ओपिनियन इसके पक्ष में है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान बनाने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी हर मंच से कर रही है, 25% ओपिनियन इस पक्ष में है। जबकि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका जिक्र हर मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीएम मोदी कर रहे हैं, करीब 31% ओपिनियन इस पॉइंट पर भी आए हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिसका जिक्र भी हर मंच से लगातार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, 29% लोग इस ओपिनियन के साथ खड़े दिखते हैं। पुनीत जी, तो 3 बड़े फैसले और उस पर एक बड़ा ओपिनियन। रवि जी, मैं सीधा इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। आप देखें, तकरीबन 80% के आसपास बहुत बड़े मुद्दे, क्रांतिकारी मुद्दे, इस पर जनता का ओपिनियन। देखिए पुनीत, इससे 2 चीजें निकल के आती हैं। एक तो जनता के मन में यह है कि जो बीजेपी अपने वादे करती है वो पूरे करती है। अगर हम 370 देखें और या 3 तलाक वाली बात करें, तो अब उनके वो वादे जो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको मोदी काफी जोर शोर से कई जगह बोल रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई, जनता ये बड़ा अप्रत्याशित है कि उसको सबसे ज्यादा मान के वोट देना चाहेगी कि हाँ, ये अगर ये वादा पूरा करते हैं। यूसीसी 1-2 राज्यों में, उत्तराखंड में ऑलरेडी वहां पर इसको लागू किया गया है। ये एक बहुत पुराना वादा है, मैनिफेस्टो में लगातार रहा है बीजेपी के। तो जो बीजेपी के कोर वादे हैं, उनको लेके जनता बड़ी आश्वस्त है कि अगर इनको फिर से वोट देंगे तो ये वादे भी पूरे होंगे और जनता चाहती है कि ये वादे पूरे हों। और 3 लाख घर जो बनाएंगे, ये तो घर बनाने के मामले में तो लगातार जो लाभार्थी हैं वो मोदी को वोट दे रहे हैं, तो उसमें अगर इसमें मिले तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 वादे हैं उस पर अगर जनता वोट दे रही है तो ये काफी आश्चर्यजनक है। बिल्कुल ठीक। और इस पर अब हम एक एक करके आपकी राय लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमारा तेजी से बीत रहा है, तो अगले सवाल की तरफ मैं चाहूंगा हम चलें और इसके बाद फिर एक साथ हम इस पर आपकी राय ले लेते हैं। एक छोटी सी राय, लेकिन इस पर सुंदरानी साहब आप अपनी प्रकट करना चाहेंगे, चूंकि बीजेपी के वायदों की बात चली है, 5 साल तक का मुफ्त राशन हो, 3 करोड़ लखपति दीदियां हो, पीएम आवास योजना, 3 करोड़ घर, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी, ये जो आपके 3 क्रांतिकारी कदम हैं केंद्र सरकार के, इनके पक्ष में जनता अभी से है। ये आपकी बड़ी कामयाबी अभी दिखाई पड़ रही है ओपिनियंस में। देखिए आदरणीय पुनीत जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने 4.5 करोड़ लोगों को स्वयं का मकान उपलब्ध कराया है। 3 करोड़ को हमने आने वाले समय में अभी के जन घोषणा पत्र में दिया गया है। तो 3 करोड़ मकान हम देंगे तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 5 साल का अनाज हम दे रहे हैं, पिछले 3-4 साल से दे रहे हैं, आगामी 5 साल तक भी देंगे हम। बहुत सारी योजना, मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वयं का रोजगार कमाने का अवसर दिया है। और मुद्रा बैंक में जो 10 लाख तक की लिमिट थी उसको 20 लाख किया गया है। तो कहीं ना कहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ऐसी बहुत सारी योजना है जो प्रधानमंत्री जी की जनता को बहुत पसंद आती है और जनता उस आधार पर मोदी जी की गारंटी मानकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाती है। जी, कांग्रेस पार्टी से भी शैलेंद्र जी आप क्या कहेंगे? जिन मुद्दों के आधार पर देश वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर हमने सवाल पूछा, तो वो यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा प्रतिशत दिख रहा है। देखिए, सुंदरानी जी ने खुद ही उनको नकार दिया। उन्होंने उन दोनों का भी जिक्र ही नहीं किया अपने स्टेटमेंट में कि यूसीसी का और वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा। देखिए, देश में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो काम चाहिए, लोगों को हाथों में काम चाहिए।
महंगाई से छुटकारा चाहिए, बेरोजगारी को दूरी चाहिए, किसानों को फसलों के दाम, वो कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार है, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहता हूँ, पूरी तरीके से फेल हुई है। ना किसान आज खुश हैं, ना महंगाई कंट्रोल हुई है, और ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ें हटाकर कोई नया इस तरह की चीज़ें लेकर आती हैं ताकि लोगों का ध्यान कहीं और जाए और मूल मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाव हो। और रही बात महंगाई की बात है, अभी भी देश में 80 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। ये और नीचे गिरना था, लेकिन जो पिछली सरकार रही है, जिस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, पूरी तरीके से महंगाई और गरीबी दूर करने में पूरी तरीके से फेल हुई है। चलिए, तो ये सभी की राय और सभी की राय के आधार पर बनी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे देख लिए, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे देख लिए, और जिन मुद्दों के ऊपर देश की जनता चुनाव चाहती है वो क्या झलक इन दोनों में अपनी देखती है, ये भी एक सवाल है। आगे बढ़ते चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा महा ओपिनियन पोल का हमारा सवाल, क्या एनडीए की सीटें 400 पार होंगी? अब की बार 400 पार सबसे ज्यादा चर्चित नारा है। सर्वाधिक क्रिटिसाइज करने के लिए कांग्रेस ने, विपक्षी गठबंधन ने पूरा जोर लगा रखा है। तो क्या एनडीए की सीटें 400 पार होंगी? सीधा सवाल जनता के बीच में डाला गया। इस पर क्या ओपिनियन आया है बताएंगे मेरे सहयोगी अविनाश। बिल्कुल पुनीत जी, ये वो नारा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी हर मंच से इसका जिक्र कर रही है कि क्या एनडीए की सीटें 400 पार होगी। आईबीसी 24 के महा ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी आंकड़े आपके सामने 58% ये ओपिनियन कहते हैं कि हां 400 पार का जो नारा है वो साफ हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है पुनीत जी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी? इस पर भी यह सवाल उठ रहा है और इस पर भी ओपिनियन पोल यह कहता है कि 58% ओपिनियन पोल हां के पक्ष में हैं। तो कई वो सवाल हैं, क्या एनडीए की सीटें 400 पार हो जाएंगी? यह भी सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, क्या यहां पर जो बीजेपी का दावा है कि यहां पर सभी 40 सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए अविनाश, इस सवाल का कि क्या एनडीए की सीटें 400 पार हैं, इस सवाल का जवाब क्या आंकड़ों में मिलता है वो इंतजार हमको थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा लग गया है, दिख गया है। फिलहाल एक एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूं। क्या लगता है शैलेंद्र जी, अब की बार मैं पहले आपसे पूछता हूं, अब की बार 400 पार? देखिए पुनीत जी, क्योंकि परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। जब भी इस तरीके के नारे उन्होंने दिए, चाहे वो दिल्ली की बात रही हो या पूर्व चुनाव में राजस्थान की बात रही हो या कहीं और राज्यों में रही, कभी भी उनके ये नारे सफल नहीं हुए। लेकिन आप देखो, मध्य प्रदेश में पिछली बार 29 सीटों में से 28 सीटें जीती, गुंजाइश सिर्फ 1 सीट की है। आप राजस्थान में 25 से 25 जीती, अब शायद 25 के में से 50 जीत जाएं तो 400 पार होंगे। या हम गुजरात की बात करें, जहां पूरी की पूरी सीटें वो जीते थे, और अगर वो कहीं पार, जहां पे सीट 25 और वो 50 ले आए तो 400 पार हो सकते हैं। लेकिन जितनी सीटें वहां चुनाव हो रहे हैं वो तो कहीं संभव नहीं है। आज देश के हालात कई और है, पिछले चुनाव के मुद्दे बहुत अलग हैं, और उसके बाद आप पिछले से सीधा 400 पार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मानता है कि केवल एक तरीके से हवा क्रिएट की गई है, एक तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया। सुंदरानी साहब, आप लोगों का तो ये टारगेट है, लक्ष्य है, एक नेता को ये बात की गई है, कार्यकर्ता को ये बात बताई गई, लेकिन हमने सुना बड़े प्रैक्टिकली कहा है कि किसको कितने प्रतिशत बढ़ाना है, पर बूथ के ऊपर, पर पर्सन, पर पन्ना प्रभारी, सबको टारगेट मिला। देखिए, निश्चित रूप से हम प्रति बूथ 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लाने की बात कर रहे हैं। 400 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन की लाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेताओं का आधार और जनता के बीच में काम, निश्चित रूप से हिंदी भाषी राज्यों में बहुत स्कोप नहीं है। बहुत हमारे पास अधिकांश सीटें हमारे पास है, कुछ 2-4-5% सीटें ही कांग्रेस या अन्य दलों के पास है। लेकिन हम इस बार चाहे पश्चिम हो चाहे दक्षिण हो, वहाँ से हमारा काफ़ी बड़ा समर्थन हमको मिलेगा। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा जंप हमारा गठबंधन मारेगा।
तो ये इस प्रकार के रिजल्ट आएंगे। केरल की जो रिपोर्ट आ रही है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि केरल में बहुत टफ है हमारे लिए, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्ट है आज भी 3 से लेकर 6 सीटें केरल में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। देखिए, और अब इसका नतीजा भी टीवी स्क्रीन पर आ गया है, चूंकि लगातार जैसे ही वहां से लोग वोट कर रहे हैं, इसके बाद बने ओपिनियन को हम सीधे आपके पास डाल रहे हैं। थोड़ा सा जो विलंब हुआ वो इसी में भी हुआ है। आप देखिए टीवी स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूं एक बार जरा दिखाएं आप। 57% जनता ये स्वीकार करती है कि हां, ये जो नारा है अब की बार फलीभूत होगा, एनडीए की सीटें 400 पार जाएंगी, और 43% ने ना में जवाब दिया है। अब इसे आप क्लोज श्रेणी में रखते हैं या आप बिल्कुल विन विन सिचुएशन में रखते हैं? रवि जी, क्या कहेंगे इस आंकड़े पर, एक छोटा सा कमेंट? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि नैरेटिव सेट करने की एक कोशिश है 400 पार का नारा देके, लेकिन 400 पार होंगे नहीं होंगे ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से भी 400 पार होने की बात लगती नहीं है। चलिए, एक बड़ी बात यह कि अगर ये परसेप्शन है तो कितना असर इसका हो सकता है। अगले सवाल पर हम जाएं, इसके पहले एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया भी जरा इस पर ले। कितना असर हो सकता है रवि जी, आपको लगता है परसेप्शन वाली पॉलिटिक्स से पूरा कैंपेन पलटा जा सकता है, पूरे मनों के ऊपर असर छोड़ा जा सकता है, या इसका कुछ प्रतिशत असर आप पाएंगे? नहीं, देखिए असर पड़ता है, क्योंकि आप शुरुआत में अब जाके अपोजिशन संभला है। पहले तो वो ये कहते थे कि 400 पार नहीं होने देंगे, वो ये नहीं कहते थे कि हम कितनी जीतेंगे। तो बेसिकली नैरेटिव आपने वहां से सेट किया जहां पे अपोजिशन ये कह रहा है कि 400 पार तो नहीं होगी। मतलब वो तो ये तो मान ही रहा है कि सरकार तो बना ही लेगी बीजेपी, लेकिन बात यहाँ ये नहीं थी, अपोजिशन को सरकार बनानी है, तो उनको ये कहना था कि हम लेके आएंगे 300। तो एक वो असर तो होता ही है, जनता के दिमाग में भी ये रहता है, लेकिन असल में कितनी सीटें होंगी वो तो देखने पे पता लगेगा। शैलेंद्र जी, अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सामने एक टारगेट देकर परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, तो जैसा रवि जी कह रहे हैं, आप भी इसको काउंटर ही करते रहे हैं अभी तक, जो दिखाई पड़ रहा है, और एक तरीके से स्वीकारोक्ति भी देते हैं, या एक तरीके से उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा आपके मुताबिक उसमें आपका आंसर ही आ रहा है, उसे आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने पुनीत जी अभी कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, उसका मतलब ही हो गया कि उनकी 400 पार की बात बेमानी है। खैर, चुनाव में परसेप्शन बनाने का उनका अधिकार है, राजनीतिक दल हैं कि जिस तरह ले जाएं, कोई से हवा में रहें, हवा के महल बनाए, ये उनका हाल है, वो बना रहे हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन हर स्टेट में, और हर स्टेट के साथ मैं फिर दोहराता हूं, हर बूथ पर कितने वोट बढ़ाने इसका टारगेट भी दे रहे हैं, और इसके लिए उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उनका कुनबा भी लगातार एक्सपेंड कर रहा है। ये नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी वाइज भी वो ऐसा, अगर वो परसेप्शन बाहर वो दे रहे हैं जिसमें आपका जवाब भी आता है, लेकिन इसके अलावा वो ज़मीन पर भी बहुत कुछ करवा रहे हैं, संगठनात्मक स्तर के ऊपर, टारगेट के स्तर पर? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात यह है कि उन्होंने टारगेट दिए हैं, वो उनकी तैयारी, जो उन्होंने बार बार कहा कि हमने 370 धारा लेकर आए, 370 का हमने टारगेट दिया, लेकिन पूरा देश उस तरीके से नहीं चलता। मैंने पूर्व में भी कहा, बातें वही हैं कि आदमी को अपना पेट की तरफ भी देखना पड़ता है, देश में अपने भविष्य की तरफ भी देखना पड़ता है, सिर्फ सपने और इन सभी से देश नहीं चलता है। आज देश के जो हालात हैं वो कई बहुत बदले हुए हैं। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे कि आप आंध्रा की बात कर रहे थे, या वो कर्नाटका की बात कर रहे थे, या तेलंगाना की, या केरल की। आप वहाँ के स्टेट्स के हाल देखिए, वहाँ पे क्या स्थिति है। आज कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो कुछ समय पहले वहां पे सरकार चुन के आई। अब वहां पे सीटें कहां से बढ़ जाएगी, वहां के लोगों ने अपना ओपिनियन तो दे ही दिया। तो ये 400 पार की बात करना एक अलग विषय है, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, और ये उनका उत्साह नहीं होने के लिए बार बार उनमें उत्साह भरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। कुल मिलाकर के ये माना जाए कि अगर ये परसेप्शन है, और अगर इस परसेप्शन के लिए बीजेपी ने तैयारी की है, तो इसमें कितने प्रतिशत तक जीत मिल सकती है? क्या ये एक बड़ा लक्ष्य, सुंदरानी साहब, आपको तो लंबा तजुर्बा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और विभिन्न राज्यों में जाकर इलेक्शन करवाने का, आपको लगता है ये जो प्रति बूथ आपको टारगेट मिला है, इसमें भी आप कामयाबी पाएंगे? क्लीन स्वीप कर जाएंगे, ना छत्तीसगढ़ में एक सीट, ना मध्य प्रदेश में एक सीट, कहीं एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी, या ये केवल माहौल बनाने मात्र के? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के टोटल 3 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 छत्तीसगढ़ से, 1 मध्य प्रदेश से है। निश्चित रूप से परिस्थितियां बदली है। आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी थी और
छत्तीसगढ़ में भी थी। उन परिस्थितियों में मात्र 3 सीटें जीते थे, जब सत्ता की मशीनरी इनके पास थी, सत्ता के वादे इनके पास थे। लेकिन तर्क आपका ये कि जो पिछली बार मशीनरी के साथ नहीं कर पाए, अब की बार कैसे कर पाएंगे? चलिए एक और अगले सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं हम, फिर वापस आपका मैं ओपिनियन जानूंगा इस पर। जो हमारा अगला सवाल है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में वोट को लेकर है और छत्तीसगढ़ में वोट को लेकर के है। देखें आप अगले सवाल में, देखिए छत्तीसगढ़ में किसे वोट देंगे, जनता की चॉइस क्या है? छत्तीसगढ़ में किसे वोट देंगे? अगर आंकड़ा बन गया तो जरा डालें आप स्क्रीन पर, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। ये देखें ओपिनियन पोल में किसकी सरकार, इसमें इस सवाल के छत्तीसगढ़ में वोटों को लेकर जनता की क्या राय। तो बीजेपी के पक्ष में 66% जनता दिखाई पड़ रही है ओपिनियंस में, 36% जनता कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रही है और 8% अन्य कांग्रेस बीजेपी से इतर अपनी राय प्रकट करती है। तो छत्तीसगढ़ में किसको वोट देंगे, इसके उत्तर में आप देखें 66% बीजेपी, 36% कांग्रेस पार्टी और 8% अन्य। यह आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये छत्तीसगढ़ के बारे में आपने बात देखी, बताएं आप सुंदरानी साहब क्या राय रखेंगे? देखिए जिस पार्टी के पक्ष में 66% मतदाता हो, हम तो 50+ की बात कर रहे हैं ना, हम तो 370 वोट एक बूथ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 65% जनता स्वयं में हमको वोट दे रही है। प्रसन्नता वाले आपके लिए प्रसन्नता वाले निश्चित रूप से प्रसन्नता वाले है, अपेक्षा से अधिक है। 11 सीटें तो हम जीतेंगे, हम तो मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतें इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम जीत तो जिस दिन चुनाव घोषणा हुई है उसी दिन से 11 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हर सीट हमारी बहुत लंबे मार्जिन से जीते, यह हमारा प्रयास है। और हमारा रायपुर की कल्पना हम ये कर रहे हैं कि 8 लाख से अधिक मतों से हम जीतेंगे। चलिए एक अगला आंकड़ा भी मैं जल्दी से दिखा दूं। मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे? जब ये सवाल हमने पूछा अपनी जनता से, आम लोगों से, आप लोगों से, तो इस पर भी एक प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का प्रतिशत जरा वो भी दिखा दे टीवी स्क्रीन के ऊपर। मध्य प्रदेश में भी हमने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में आप किसको वोट देने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे इसका एक प्रतिशत बना है, दिखाएं जरा टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश को लेकर यही सवाल हमने पूछा कि आप मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे। चलिए मध्य प्रदेश में किसे वोट देंगे इसका भी एक प्रतिशत हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं आपको। अभी हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में कितना वोट प्रतिशत लोगों ने दिया, 60% से ऊपर वोट मिलने पर सुंदरानी साहब यहां कह रहे हैं कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो उनका लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है वो अवश्य पूरा होगा, क्योंकि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे अधिक अभी ओपिनियंस में दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो स्थिति है कमोबेश एक आंकड़ा हम आपको दे देंगे रवि जी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका ये कहना है कि पिछले बार तो सरकारें बन गई थी, माहौल बन गया था, इसके बावजूद जब न चल पाया तो अब की बार ये बड़ा इजी अचीव होगा उनके लिए। ये अभी बीजेपी यहाँ पर जीती है और उसमें जीती है जब यहाँ पर माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता बचा लेगी और मध्य प्रदेश में भी माना जा रहा था कि कांग्रेस को बढ़त हो सकती है। लेकिन अगर दोनों जगह बीजेपी जीती और अच्छे अंतरों से जीती है, ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने वहाँ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा सीटें जीती, तो उसका असर जो है वो रब ऑफ होगा अभी लोकसभा इलेक्शन में। और जो नतीजे रहे हैं पिछले लोकसभा चुनावों में लगभग वही रहने की इस बार लगता है कि संभावना वही बनने वाली है। चलिए अब एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो आंकड़ा दिखा सकूं मध्य प्रदेश को लेकर के, एक आंकड़ा कि मध्य प्रदेश में आप किसको वोट देने वाले हैं, मध्य प्रदेश में आप कितने प्रतिशत लोगों का वोट आप किस पार्टी के पक्ष में देखने वाले हैं। अगर ये आंकड़ा तैयार हो तो हम एक बार दिखा सकते हैं इस आंकड़े को भी। चलिए ओपिनियन पोल में किसकी सरकार, इसमें विभिन्न प्रश्न, अब तक हमने लोकसभा चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं इस पर बात कर ली, कांग्रेस पार्टी के वायदे इस पर बात की, भारतीय जनता पार्टी के वायदे इन पर चर्चा की, मध्य प्रदेश में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, आपका अधिकार है। लेकिन आज की तारीख में कौन किसे वोट देगा इस पर हमने आपकी राय जानी। एक सवाल हमारे सामने है, प्रधानमंत्री के रूप में पसंद के तौर पर हमने जनता से पूछा, प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है। देखें आप जरा इसका जवाब हमको क्या मिल रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है, इस सवाल के जवाब में
क्या आंकड़ा आ रहा है, ये जरा टीवी स्क्रीन पर आप दिखाएं। तो ये देखें, देश के सामने जो बड़े चेहरे हैं इस पद के दावेदार के तौर पर, इसमें सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का, मौजूदा प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सबसे बड़े फेस का। 64% जनता उनके पक्ष में ओपिनियन प्रकट कर रही है। 31% जनता राहुल गांधी के पक्ष में अपनी राय प्रकट कर रही है कि वे पसंद उनकी चॉइस हो सकते हैं। 4% ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं और महज 1% ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है उनको लेकर अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा हमने ये भी पूछा है कि इस बार किसकी सरकार, क्योंकि सरकार बनाने के लिए ही पूरा चुनाव है, तो अब की बार किसकी सरकार। इस सवाल के जवाब में देखें जरा क्या आंकड़ा हमको मिला है, जनता का क्या ओपिनियन हमको मिला है। तो प्रधानमंत्री के तौर पर एक क्लियर चॉइस पूरे देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोगों की राय दिखी, इसमें नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में राय दिखी। और अब की बार किसकी सरकार, जिस एक सवाल को लेकर ये पूरा का पूरा सर्वे, इसके इर्द गिर्द तमाम सवाल और इस पर हमने सभी का ओपिनियन लिया। जरा देखें इस पर लोगों की राय कैसे सामने आती है। लगातार काउंटिंग करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि अब की बार किसकी सरकार, इस पर जनता की क्या राय आने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री की चॉइस के तौर पर पूरी तरह क्लियर है कि प्रधानमंत्री की चॉइस की पे ज्यादातर जनता का पक्ष, ज्यादातर जनता का मत देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के पक्ष में दिख रहा है। अब की बार किसकी सरकार, तो गठबंधनों वाले हम चुनाव में क्या एक्सपेक्ट करते हैं जनता से, देखें उसने अभी क्या राय रखी। 61% एनडीए के पक्ष में और महज 36% इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रही है और 3% दोनों से राय प्रकट कर रहे हैं। अब आप देखें हमारे सवालों की श्रृंखला का अंतिम सवाल, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। यह चुनाव में सबसे बड़ा एक गणित लगाया जा रहा है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, नारे गढ़े जा रहे हैं। तो किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं यह भी देखें, टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हम आपको। तो किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके जवाब में जो आंकड़ा आ रहा है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं 2024 के आम चुनाव में, इस पर जरा देखें जनता ने क्या राय प्रकट की है। पुनीत जी 400 पार ही है। देखते हैं, आप भी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं भी बहुत सब्र कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आप लोग आंकड़े प्रकट कर रहे हैं उससे जनता इत्तेफाक रखती है नहीं रखती है, जो हमारे ओपिनियन में जो अपनी बात रख रही है। आप कह रहे हैं कि आपके आंकड़े के आसपास आएगी, लेकिन देखें ज़रा, जनता ने लगातार वोट किए हैं, बम्पर वोट किए हैं और इन लगातार वोट्स के बीच में किसको कितनी सीट्स मिल सकती हैं, इस पर क्या ओपिनियन आ रहा है ये भी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो किसको कितनी सीट मिल सकती हैं, जरा इस पर जनता की राय ओपिनियन पोल में क्या आई है ये आपको दिखाएं। तो 2024 का आम चुनाव पहला चरण और इसका प्रचार समाप्त होने की तरफ है, कुछ क्षण अब इसमें बचे हैं और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं इस पर अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। रवि जी, सुंदरानी साहब बहुत खुश हो रहे हैं दोनों जगह के आंकड़े देखने के बाद, प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा देखने के बाद, और अब वे कह रहे हैं कि वो आंकड़ा मिलने वाला है 400 के ऊपर। छोटा सा कमेंट आप देना चाहेंगे। देखिए, जो हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा एक सैंपल था जिसमें जो हमारे पास लोगों के ओपिनियन आए, तो 60% से ऊपर ही जा रहा है। चाहे एमपी में वोट हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, या ओवरऑल हो, या मोदी के चेहरे पे वोट हो, तो वो 60% प्लस ही जा रहा है। जो लोगों का ओपिनियन है, जो लोगों का मानना है कि वो उनके पक्ष में जा रहा है। अब वो कितने सीटों में परिवर्तित होगा ये तो हमें 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन आपके आंकड़े क्या कहते हैं ये हम देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आ गए रवि जी, स्क्रीन पर वो आंकड़े आ गए हैं और दर्शकों के सामने हैं। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन जो जनता ने अपनी राय, अपना ओपिनियन दिया, उसके आधार पर एनडीए के पक्ष में 332 सीटें और इंडिया के पक्ष में 195 सीटें। ये ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन है। तो आप देखें ये ओपिनियन। एक बड़ा छोटा सा कमेंट आप कर दें सुंदरानी साहब, क्या लग रहा है आपको?
पुनीत जी, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस लेके आएगी। ठीक है। 400 से अधिक सीटें हम एनडीए गठबंधन के पास रहेगी। इंडिया गठबंधन 150 के आसपास सिमट कर रह जाएगा। ठीक बात है। अब यह आपका दावा है, ये जनता की राय है, जनता का ओपिनियन है। दोनों पक्षों की राय भी आपने सुन ली है और जनता की राय क्या कह रही है यह भी आपने देखा है। फाइनल नतीजा तो 4 जून को ही आएगा और सबसे पहले IBS24 सरकार का यह मंच आपको दिखाएगा। फिलहाल आप सबको हम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देते हैं कि आप जुड़कर अपनी बात यहां इस मंच पर कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।